जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली करंट वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा और आज हम लोग जनवरी मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट के वीडियो मतलब कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको ये लगेगा कि ये 4-5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक से हम लोग दूसरे डायमेंशन पे भी जा सकते हैं। जैसे देखिए, ये रिपब्लिक डे पे 76वें गणतंत्र दिवस पर कुछ चीज़ें हुई, कुछ घटनाएं हुई, लेकिन यहाँ से आप साइंस पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जोड़कर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं 76वां जो अपना गणतंत्र दिवस था, 76th रिपब्लिक डे, उस पर क्या क्या चीज़ें हुई। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से देखना है। देखिए, जो अपना 76वां गणतंत्र दिवस था उस पे हमें 3 चीज़ें समझनी है। पहला, मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट किनको बुलाया गया? तो चीफ गेस्ट बुलाया गया प्रबोवो सुबियांतो जी को। किसको? प्रबोवो सुबियांतो, ये नाम याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो जी। प्रबोवो सुबियांतो जी जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। इंडोनेशिया के ये चौथे राष्ट्रपति हैं जो कि इस बार के हमारे 76वें रिपब्लिक डे यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इनके पहले 3 और आ चुके हैं। आपको ये बताना है कि पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे जो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे और किस वर्ष आए थे। ये 2 चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग साथ साथ करेंगे ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ता चले। तो पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। पहला, ये दोनों ही क्या हुई हैं कि पहली बार इनको प्रदर्शित किया गया है, कर्तव्य पथ पर दिखाया गया है। पहला क्या दिखाया गया है? हमारे स्वदेशी रूप से विकसित, यानी हमने भारत में खुद इस मिसाइल को डेवलप किया है, इंडिजिनसली डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? प्रलय। प्रलय, जैसे कि हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि प्रलय आ जाएगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। बड़े स्तर पे जब विनाश होता है तो उसको हम लोग प्रलय बोलते हैं। तो ये मान के चलिए एक प्रलय मिसाइल है। ये किस तरह का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस है। मतलब ये मिसाइल है, ये सतह से ऐसे उड़ी और आगे जाके कहीं जो रेंज होगी इसकी, वहाँ पे जाके ऐसे उसको हिट करेगी और ऐसे प्रलय ला देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एरोप्लेन उड़ रहा है और फिर आप उसको ऐसे हिट करने के लिए इस मिसाइल को छोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा सतह से हवा में मारने वाली क्षमता वाली जो मिसाइल होती है, यानी कि सरफेस टू एयर वाली स्ट्राइक वाली मिसाइल्स। तो ये वो नहीं है। ये है, यहाँ पे आपने छोड़ा सरफेस पे, ये कुछ दूर पे गया और यहाँ पर कहीं जाके टारगेट को हिट किया। ये जो दूरी है जो ये मिसाइल ने तय की है, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। तो लगभग 150 से 500 किलोमीटर की दूर तक अगर आपको इस मिसाइल से किसी को मारना है कहीं पे, तब आप लोग प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगभग 500 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक का जो वजन है, अंदर जो भी बारूद गोला जो भी आपको भरना है, 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का ये वॉरहेड उठा सकता है और 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की दूरी पे ये अटैक कर सकता है। ये बहुत लंबी दूरी नहीं मानी जाती क्योंकि हमारे पास तो अग्नि मिसाइल भी हैं, 5000, 4000, 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली। तो इसको शॉर्ट रेंज में बोल सकते हैं हम लोग। शॉर्ट रेंज तक 150 से 500 किलोमीटर में जाके ये मिसाइल हिट कर सकती है। पहला चीज़ तो ये था। दूसरा क्या था? हमारी तीनों ही सेनाओं की एक झांकी निकाली गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों ही सेनाओं की झांकी निकाली गई है। और इसका जो थीम है, विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 स्टेटमेंट बन सकता है। पहला, पहली बार ऐसा कोई गणतंत्र दिवस था, 76वां गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों ही सेनाओं की झांकी यानी कि ट्राई सर्विस टेबलो को निकाला गया, प्रदर्शित किया गया। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे वो आपसे थीम पूछ सकते हैं, यानी कि विषय पूछ सकते हैं। तो क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत, एम्पावर्ड एंड सेफ इंडिया। इस तरीके से समझ जाइए। हो सकता है वो आपको इंग्लिश में ही सशक्त और सुरक्षित भारत दे सकते हैं, या फिर एम्पावर्ड एंड सेफ इंडिया ऐसे कुछ लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये आप लोग समझ जाइएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया? तुरंत देख लेते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस का माहौल था और उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, चौथे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रोबोवो सुबियांतो जी, जो कि भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस में बुलाए गए थे। दूसरी चीज़, पहली बार ऐसा हुआ, इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 चीज़ों का प्रदर्शन किया गया। पहला, प्रलय मिसाइल जो कि 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के रेंज में मारक क्षमता रखती है और 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड उठा सकती है, उसको प्रदर्शित किया गया। ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है, यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और दूसरी चीज़ क्या पहली बार प्रदर्शित किया गया? तीनों ही सेनाओं की एक झांकी निकाली गई, साथ में ट्राई सर्विस टेबुलो का प्रदर्शन किया गया। और इस ट्राई सर्विस टेबुलो का थीम क्या रखा गया था?
सशक्त और सुरक्षित भारत यानी कि इम्पावर्ड एंड सेफ इंडिया। ये 3 चीजें क्लियर हो गई हमें। अब आगे देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीधे हिट करेंगे हम लोग, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है? 18। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? सबसे पहले अपने सबसे बड़े प्रवासी किसको माना जाता है? महात्मा गांधी जी को। 9 जनवरी का दिन था 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से फाइनली भारत आए थे। लेकिन सावधान, एक चीज आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने, अगर मान लीजिए आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो ऐसे आपको लगेगा कि 1916 का जो लखनऊ में सेशन हुआ था महात्मा गांधी जी ने उसको अटेंड किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी 1901 में भारत में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था। दीन शाह वाचा जी उसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तब महात्मा गांधी जी ने उसको, मतलब पहला कोई कांग्रेस का ऐसा सेशन, पहला कोई कांग्रेस का ऐसा सत्र जिसमें महात्मा गांधी जी मौजूद थे, उन्होंने अटेंड किया था, वो था कलकत्ता का 1901 का कांग्रेस का सेशन, जिसमें दीन शाह वाचा जी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। पहला पॉइंट तो ये अच्छे से याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी फाइनली 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और 1916 में, याद रखिएगा कि 1916 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लखनऊ में, तो वहाँ पर आपको पता है राजकुमार शुक्ला जी मिले थे और उन्होंने चंपारण की प्रॉब्लम्स बताई थी। फिर महात्मा गांधी जी अपने चंपारण की यात्रा पे और बाकी जगह खेड़ा, अहमदाबाद, फिर वो गए थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी पब्लिक में अपीयरेंस कब उनका पहला देखा गया था, यानी कि पहली बार वो पब्लिक में, एक बड़े रूप में पब्लिक में कब दिखे थे? क्योंकि कलकत्ता का सेशन तो वो चुपचाप आए थे, अटेंड किए थे, चले गए थे। लेकिन पब्लिक के बीच में फेमस होने के बाद वो पहली बार कब आए थे? 4 फरवरी 1916 का डेट याद रखिएगा। 4 फरवरी 1916 में, जब बीएचयू, जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, तो बीएचयू का फाउंडेशन हुआ था, उसकी स्थापना की गई थी। तब महात्मा गांधी जी पहली बार पब्लिक के बीच में आए थे, बोले थे, और ज़बरदस्त उनका भाषण था गरीबों को लेके और समाज के उस तबके को लेके, किसानों को लेके, जिन पर उतना ज़्यादा कांग्रेस उस समय ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि मास मूवमेंट नहीं हो पाता था कांग्रेस का, बड़े स्तर पे जन आंदोलन नहीं हो पाता था। मॉडर्न हिस्ट्री में कभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि हिस्ट्री है क्या, आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। कलकत्ता का पहला सेशन 1901, ये महात्मा गांधी जी का पहला कोई ऐसा कांग्रेस का सेशन था जो उन्होंने अटेंड किया था 1901 का। दूसरा, पब्लिक में जो उनका अपीयरेंस था, पब्लिक के सामने जब वो पहली बार बड़े स्तर पे खुल कर आए थे और एक अच्छी इमेज के साथ, तो वो 1916 का समय था और ये साल था और 4 फरवरी का दिन था। याद रखने में कठिनाई इसलिए नहीं होगी कि 4 फरवरी 1922, 6 साल के बाद चौरी चौरा कांड हो गया था, तो 4 फरवरी का डेट वैसे भी याद रहता है। तो 4 फरवरी 6 साल पहले जाइए, 1922 से 1916, तो 4 फरवरी 1916 आपको मिल जाएगा वो डेट और वो साल जब बीएचयू का फाउंडेशन हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और कभी कभी सवाल ये भी आता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि पहली बार बीएचयू का नींव किसने रखा था? तो देखिए, बीएचयू बनने से पहले एनी बेसेंट जी ने, उसी के बगल में ही है वाराणसी में सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, उसकी उन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद जाके बीएचयू का काम मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री की चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालो। आप लोग हिंदी में भी ऐसे क्रिस्टीन कार्ला कंगालो लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पर इंग्लिश में है। तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। यहाँ पे वो खेल सकते हैं आपसे स्टेटमेंट में, ये बोल सकते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, किसी दूसरे देश का नाम दे देंगे और कहेंगे वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये गलत हो जाएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, TNT याद रखिएगा। क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालो CCK-TT ऐसे याद कर लेगा। क्रिस्टीन कार्ला कंगालो और TT का मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैगो, कंफ्यूजन नहीं होगा। थीम क्या रखा गया था? थीम पे भी सवाल आ सकता है। डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, यानी कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत के विकास नहीं, भारत के विकसित होने में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है, इस तरीके से थीम होगा। ये इसको करेक्ट करके आप लोगों को इमेज भेज देंगे। अच्छा, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक और बात ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार हमारे, जैसे ये हमारा भारत है आपकी तरफ से, तो ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी भारत हुआ, ये वाला आपके हिसाब से पश्चिमी भारत हुआ। तो ये जो तट है, ये जो किनारा है, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था।
पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्वी भारत में प्रवासी भारतीय दिवस को आयोजित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, थीम याद रखना है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा, इस तरह से है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू विकसित भारत, इस तरह से याद रखिएगा। थीम याद हो गया। क्यों मनाते हैं ये तो चलिए ठीक है, हो सकता है वो जनरली आपसे ना पूछें, लेकिन हाँ पहली बार पूर्वी भारत में मनाया गया। और मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाया गया था, तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालो CCK TT, TT मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैको के वो प्रेसिडेंट है, और क्रिस्टिन कार्ला कंगालो CCK उनका नाम है। ये 3 चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं इस पॉइंट पे, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र का बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो परशुराम जी के पास में एक अस्त्र हुआ करता था, दिव्यास्त्र था। दिव्यास्त्र मतलब दिव्य धनस्त्र, दिव्यास्त्र दीर्घ संधि से यूज हो जाता है, तो दिव्यास्त्र था। वो दिव्यास्त्र परशुराम जी, जिनको भार्गव भी हम लोग कहते हैं, उनके पास हमेशा मौजूद रहता था, और इसी के नाम पर भार्गवास्त्र नाम रखा गया है। भार्गवास्त्र है क्या, देखिए अभी 5-6 दिनों का जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई वगैरह देखी गई थी, भारत ने जिस तरह से बेहतरीन तरीके से रेजिस्ट किया था, पाकिस्तान के अटैक को रोका था, और बहुत आपने देखा 5-6 दिन क्या हुआ। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, झुंड में, जिसको हम लोग स्वार्म ड्रोन्स आजकल कहते हैं, कि झुंड में छोटे छोटे ढेर सारे ड्रोन छोड़ दो, कोई भी मिस हुआ तो जाके बम पटक देगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भारत ने अपना पहला स्वदेशी एक भार्गवास्त्र बनाया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सा आपके पास इस तरीके का मिसाइल को उड़ाने वाला कोई एक सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर की तरह। तो जैसे आप बड़े बड़े जगह देखते हैं ना कि ऐसे 5-6 इस तरह से रॉकेट छूटता रहता है एक बड़े मिसाइल लॉन्चर से, रॉकेट लॉन्चर से। ये एक लॉन्चर है, उसमें कई सारे ऐसे मिसाइल्स भरी गई हैं, एक बड़ा सा ड्रम जैसा सोचिएगा इस तरीके से। अब आपके सामने आसमान में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे रात में तारे जैसे चमकते हुए आ रहे हैं। वो एक्चुअली तारा नहीं है, वो मान लीजिए रात की लड़ाई हो रही है तो ड्रोन छोड़ दिया गया है दुश्मन की तरफ से। तो जो ड्रोन्स ढेर सारे आ रहे हैं वो माइक्रो मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो मिसाइल कैटेगरी में आने के लिए इसलिए कि उनका साइज इतना छोटा रहता है कि उनको माइक्रो मिसाइल में आप मान लीजिए। अब वो आ रहे हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पक्षी उड़ते हैं झुंड में, चिड़ियों का एक झुंड आता है शाम के समय, आप देखिए गांव साइड में तो ऐसे वो डिज़ाइन भी बनाते हैं अलग अलग तरीके का, तो ऐसे मान लीजिए कि झुंड आ रहा है। अब उसको मारने के लिए आपके पास अपना एक होना चाहिए हथियार, क्योंकि बार बार आप महंगे महंगे S-400 और उससे नहीं उड़ाएंगे, बहुत पैसा लगता है उसमें। तो भार्गवास्त्र को बनाया गया। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल ये प्रणाली है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। नाम पता होना चाहिए, ये लाइन पता होना चाहिए। और सवाल ये उठता है कि जब झुंड में आ रहे हैं ड्रोन्स आपकी तरफ, तो कितने दूर तक आप मार सकते हैं। तो आप ऐसे मानिए कि अधिक से अधिक 2.5 किलोमीटर के और अंदर कोई आ गया तब ये नहीं मार पाएगा। 2.5 किलोमीटर तक में जितने ये मिसाइल्स को मार सकता है, ड्रोन्स को मार सकता है, वो मारेगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। 2.5 किलोमीटर रेंज है। स्वार्म ड्रोन्स को क्या बोलते हैं, झुंड में जो मानव रहित बम छोड़े जाते हैं ड्रोन्स के माध्यम से, वो हम स्वार्म ड्रोन्स को बोलते हैं उनको। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। कौन बनाया है, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, याद रखिएगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL ऐसे सोचिएगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये किसने बनाया है, इस कंपनी ने बनाया है। कंपनी का नाम इसलिए देते हैं कि हो सकता है ये पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ा हो और अगले स्टेटमेंट में वो आपसे DRDO और किसी और कंपनी का नाम दे दें। मान लीजिए भेल का नाम दे दें, किसी का भी नाम दे दें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम दे दें, ऐसे ही दे दें भारत डिफेंस लिमिटेड, कोई कंपनी का नाम बना के। तो हमें जनरली जल्दी जल्दी में ऐसा लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिएगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है, किसी और कंपनी ने नहीं बनाया। चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बनाया गया है। ग्लास सी ब्रिज का मतलब भारत का पहला समुद्री कांच का पुल। कन्याकुमारी में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। एक तो विवेकानंद मेमोरियल है, ये देखिए विवेकानंद जी का पत्थर से बना हुआ एक मेमोरियल है, ऐसे बड़े से आपको दिखेंगे कन्याकुमारी के पास। वहाँ जहाज़ से जाया जाता है। कन्याकुमारी एंड हो जाएगा, आप वहाँ पे होटल वगैरह आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, घूमिए, खाइए पीजिए, और उसके बाद ऐसे जहाज़ पे बैठिए, थोड़ी दूर पे आपको दिखेंगे विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल। रॉक मेमोरियल एक तरफ है, और यहाँ पे थिरुवल्लुर जी बहुत बड़े संत हुए। थिरुवल्लुर जी जो हैं, इनका एक स्टैचू है, मंदिर जैसा बना है, स्टैचू है। इन दोनों को आप देखेंगे ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे टापू जैसा आपको लगेगा। इनको ज्वाइन करने वाला एक इस तरीके का ग्लास सी ब्रिज बनाया गया है। ऐसे ऊपर से ऐसे पुल है। ग्लास सी ब्रिज का क्यों है, क्योंकि जब आप इसमें ऐसे बीच में खड़े होते हैं, लगभग 10 मीटर ये चौड़ा है। आप ऐसे पुल पे खड़े हैं, तो पुल पे खड़े होने के बाद ये 10 मीटर ऐसे सपोज करिए कि पुल पे खड़े हैं, और इस तरीके से जैसे इलाहाबाद बनारस हर जगह ऐसे पुल होता है, यमुना जी पे, गंगा जी पर,
इस तरीके का जो ऐसे बना होता है ऊपर से। तो ये मान लीजिए ऐसे पुल पे आप खड़े हैं और नीचे जो आपका ये फ्लोर है जहाँ आपके पैर हैं वो शीशे के वहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको मतलब नीचे समुद्र का हिस्सा दिखेगा। तो ये ग्लास सी ब्रिज है, समुद्र पे बना हुआ ग्लास का एक ब्रिज है। 77 मीटर, ये विवेकानंद जी का, मेरे पीछे मान लीजिए विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल है, उसको ज्वाइन करता है थिरुवल्लुर जी के स्टैचू के साथ में। ये 77 मीटर लंबा है और ये 10 मीटर चौड़ा है। आप ऐसे पुल पर खड़े हैं। तो ये हो गया भारत का पहला समुद्री कांच का पुल। ये 10 मीटर चौड़ा पुल है, 77 मीटर इसकी लंबाई है। थिरुवल्लुर जी का ये स्टैचू है यहाँ पर। थिरुवल्लुर जी की प्रतिमा को जोड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। इतना आप याद कर लीजिए, आपका काम हो गया। अब हम फाइनली देखते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। और इन सब टॉपिक में से कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 5-6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। 2 से 3 तो कम से कम यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आना ही चाहिए। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। जनवरी का ये न्यूज़ था। मैंने देखा है कई सारे पेपर में भी ये लोग पूछ रहे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी कुछ पूछा जा सके। तो क्या पूछा जा सकता है, उन सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स जैसा कि आपको पता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के मिलने से बना है। ब्रिक्स के बारे में आप में से कोई भी 2-3 लाइन भी अगर लिख दें कि साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, क्योंकि उसके पहले वो ब्रिक था। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया कि 2009 में ज्वाइन किया, पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग फैक्ट पढ़ लीजिएगा। आप में से कोई कमेंट सेक्शन में लिख देगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक दूसरे से सीखते भी रहेंगे। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है जनवरी में, और इस तरीके से इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। ये बात याद रखना है आपको कि कौन सा मेंबर बना है, 10वां। 5 पहले से थे ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 4 ऐसे और देश हैं जिन्होंने 2024 में ज्वाइन किया है। ये 4 हैं इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऐसे तुरंत इमेज बनाइए, तुरंत सपोज करना है इथोपिया ने ज्वाइन किया है अफ्रीका से, और उसके बगल में इजिप्ट है। इजिप्ट, ठीक है। तुरंत मैप में देखिएगा कि नाइल रिवर इजिप्ट से पास होती है क्या, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ज्योग्राफी देखिएगा इजिप्ट का देखिएगा कि इजिप्ट के पास ही सुएज कैनाल है। सुएज नहर किसको जोड़ती है, ये ज्योग्राफी का पढ़ लीजिएगा हिस्सा। इथोपिया को देखिएगा तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। इथोपिया और इजिप्ट ने ज्वाइन किया अफ्रीका से, और ईरान और यूएई ये 2 देश हैं अपने गल्फ नेशन से, खाड़ी देश से। सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया है, नहीं तो इंडोनेशिया 11वां मेंबर होता। सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है, नहीं तो इंडोनेशिया फिर 12वां मेंबर हो जाता। तो कौन कौन से 4 देशों ने ज्वाइन किया था 2024 में? खाड़ी देश से ईरान और यूएई ने ज्वाइन किया, और अफ्रीका से, ऐसे तुरंत अफ्रीका का रफ मैप बनाइए, इजिप्ट, ई से इजिप्ट, ई से इजिप्ट और ई से इथोपिया। ये 4 देशों ने ज्वाइन किया। तो 9 देश ज्वाइन कर चुके थे पिछले साल, और 10वां जो है वो इंडोनेशिया बन चुका है। अब हम लोग बात करें समिट का। कुछ सम्मेलन है जो आपको पता होना चाहिए, 16वां, 17वां, 18वां। 2024 में रशिया के कजान में 16वां ब्रिक्स का समिट हुआ था, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था कजान, रशिया में। 17वां इस साल रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में होगा, और 18वां जो 2026 का है वो भारत में होगा। तो आपकी तरफ से मैप में आप कैसे याद करेंगे, ऊपर 16, इधर 17, इधर 18। कजान रशिया, और ब्राज़ील में हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और भारत में। ब्राज़ील में जब आप देखेंगे, ब्राज़ील का मैप आप खोलेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ग्रासलैंड्स हैं, कैंपास, कटिंगास, सेराडोस, इस तरह से आपको नाम कुछ देखने को मिलेगा। तो आप वो देखेंगे। सेल्वास, ब्राज़ील में जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उनको हम लोग सेल्वा बोलते हैं, सेल्वा फॉरेस्ट भी कहते हैं। उनको लंग्स कहा जाता है हमारे दुनिया का। उसमें आप पढ़िएगा कि कितना % लगभग जो ऑक्सीजन है अपने दुनिया में, वो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये पढ़िएगा। कौन कौन से ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान मिलते हैं वहाँ पर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं क्योंकि वो ट्रॉपिकल देश में ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील किन के साथ बॉर्डर बनाता है, किस देश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। सेंटोस एक पोर्ट है कॉफ़ी का बहुत बड़ा ब्राज़ील में, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ब्राज़ील के बाद आप मैप में देखिएगा, देखिए एक तो कराजास माइन है। कराजास माइन सबसे बड़ा दुनिया का आयरन ओर का माइन है, क्या वो ब्राज़ील में स्थित है, ये देखिएगा। जो वहाँ का कॉफ़ी के लिए फेमस है, कॉफ़ी में उसका क्या रैंक आता है। शुगर केन में जब बात आती है गन्ने की, तो ब्राज़ील भारत को टक्कर देता है, कभी वो शुगर केन में आगे, कभी हम आगे, इस तरीके से हमारी रैंक है। जो इंडिजिनस ट्राइब है वहाँ की, एक इंडिया नाम से एक इंडिया ट्राइब जनजाति वहाँ पे रहती है ब्राज़ील में, वो आपको देखना है। तो कभी हम लोग जब लिंक करेंगे ज्योग्राफी में भी चीज़ों को, तो एक जगह पे हम कोशिश करेंगे ये देखने का, एक वर्ल्ड मैप कोशिश होगी मेरी तरफ से आप लोगों को एग्जाम के पहले। लेकिन इस तरह से आप चीज़ों को पढ़िए। जब भी आप मैप देखिए, जैसे मान लीजिए ब्राज़ील का आप न्यूज़ देख लिए, यहाँ पे ब्राज़ील का मैप खोलिए, ब्राज़ील में देखिए कौन कौन सी जनजाति रहती है,
कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ हैं। एंडीज माउंटेन तो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा नहीं, अर्जेंटीना के पास से और वहाँ से शुरू होगा। तो आप उस पे बाद में जाइएगा, पहले ब्राज़ील को देखिएगा। सेल्वा फॉरेस्ट आपने देख लिया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम है, इंडिया ट्राइब वहाँ पे रहती है। उसका अधिकतर काम शुगर केन, गन्ने से जुड़ा हुआ है। गन्ने में क्या रैंक है, कॉफ़ी में इनका क्या रैंक है, चीनी के उत्पादन और एक्सपोर्ट में क्या रैंक है, सबसे बड़ा काराजस माइन कहाँ पर है, इनका पोर्ट कौन सा है, सेंटोस पोर्ट, जहाँ से ये कॉफ़ी और बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट